वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो कल तक हम लोग चंपारण सत्याग्रह तक कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग रॉलेट एक्ट ये सब पहले ही बता दिए थे। तो फिर हम वापस अब चंपारण सत्याग्रह क्यों पढ़ाए और बीच में क्यों छोड़े थे। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह बिहार स्पेशल सीरीज जो मॉडर्न बिहार कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न बिहार हिस्ट्री, उसमें भी कराया जा चुका था। मगर हम सोचे कि सारे लोग बिहार स्पेशल देखेंगे नहीं, इसीलिए कल हम चंपारण दोबारा पढ़ा दिए। अब हम लोग अहमदाबाद मिली स्ट्राइक शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ाई हो चुका है उसके लिए आप त्रिपिटक चैनल का प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर बेमतलब का लंबा हो जाता है। चलिए, आज हम लोग दो टॉपिक देख जाएंगे। एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो गांधी जी का था, और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, इसमें भी गांधी जी मेन हीरो थे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो कहानी सुनिएगा। जैसे ही गांधी चंपारण सत्याग्रह में चंपारण में एक माने झंडा गाड़ देते हैं, 25% बोनस दिलवा देते हैं, तो चंपारण ही नहीं और बिहार ही नहीं, पूरे भारत के किसानों को गांधी से एक अटैचमेंट सा हो जाता है और एक उम्मीद सा हो जाता है, एक एक्सपेक्टेशन उसको कह सकते हैं कि गांधी से किसानों को एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि गांधी हम लोगों को जो परेशानी हो रहा है उससे बचा देंगे। अच्छा, अब परेशानी क्या थी किसानों की, तो आपको अच्छे से पता है कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ये आया था। इसके तहत फिक्स अमाउंट ऑफ रुपया देना पड़ता था। आप लोग को पता होना चाहिए ये बात, तो सबको पता ही होगा, है ना, क्योंकि जो भी लोग तैयारी करते हैं हिस्ट्री वो लोग सब लोग पढ़ते ही हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट है ना, ये वाला जो बात है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जब आया था, तो इसमें हुआ था कि कुछ अमाउंट ऑफ रुपया, कुछ है ना, तो उतना कुछ अमाउंट ऑफ रुपया जो है देना पड़ेगा। रुपया इन द सेंस क्रॉप देना पड़ेगा या उसके बदले पैसा देना पड़ेगा। जब हम लोग परमानेंट सेटलमेंट पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको कई नामों से जाना गया, मालगुजारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, दमामी बंदोबस्त, अलग अलग जगहों पे कुछ भी बोला गया, बट मुद्दा यही था कि परमानेंट सेटलमेंट हुआ है भाई, मतलब अब सेटल हो गया, फिक्स हो गया, इतना अमाउंट देना ही देना है, यही बात था। क्या ये क्लियर है? तो अब इन सारी बातों में एक चीज था कि बार बार अगर कोई कहे कि आपको इतना अमाउंट देना ही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई कह दे कि 100 में से आपको 10% दे देना है, मतलब 10% दे देना है। अगर 100 केजी होता है तो 10 केजी दे दीजिएगा। और कैसा हो कि 10 केजी ही इस बार अनाज हुआ हो, तो 10 केजी अनाज हुआ, उसमें से 1 केजी फिर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा दिक्कत का मसला था, तो लोग नहीं चाहते थे। तो अंग्रेज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक नियम लाए। इसी बात पे जरा ध्यान से देखिएगा। वो बोले राजस्व संहिता में, या यूं कहिए कि नियम में, राजस्व संहिता मतलब एक, संहिता मतलब क्या होता है, रूल, और राजस्व मतलब राजा के द्वारा बनाया गया रूल, है ना। तो उसमें वो लाए और वो कहे कि नॉर्मल प्रोड्यूस, जितना प्रोडक्शन होता है, जितना उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, अगर उतना नॉर्मल प्रोडक्शन से, अगर मान के चलिए उसका 1/4 ही हुआ किसी साल, ड्यू टू डिस्ट्रेस, ड्यू टू क्रॉप फेलियर, अगर मान के चलिए क्रॉप फेल हो गया, कारण क्या होगा भाई, मान के चलिए बाढ़ बहुत तेज आ गया, सारा क्रॉप बर्बाद हो गया, मान के चलिए सूखा पड़ गया, उतना फसल हुआ ही नहीं, ठीक है। तो किसी कारणवश अगर किसी साल नॉर्मल उत्पादन का 1/4 उत्पादन हो रहा हो, मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर 100 केजी होता था, तो अब कितना केजी होगा, अब मतलब इस साल ड्यू टू क्रॉप फेलियर 25 केजी होगा। तब अंग्रेज सरकार बोला था कि नॉर्मल उत्पादन का, इस राजस्व संहिता में, कि नॉर्मल उत्पादन का अगर 25% किसी साल होता है, 25% किसी साल होता है, तो कर माफ कर दिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? क्यों कहा था? क्योंकि 1793 में फिक्स हो गया था कि इतना % तो देना ही देना है। तो लोग कहीं ना कहीं परेशानी में हुए कि भाई कैसे हो सकता है, मान के चलिए कि 100 केजी होगा तब तो 10 केजी दे देंगे, मगर गलती से बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से 10 ही केजी होगा, तो फिर हम 1 केजी उसमें से भी दे देंगे, तो हम खाएंगे क्या। तो इसीलिए वो बोला था कि ठीक है, अगर नॉर्मल उत्पादन का, किसी साल नॉर्मल उत्पादन का 25% ही अनाज उपज होता है, तो हम उस साल टैक्स माफ कर देंगे। तो ये नियम चला आ रहा था, मगर ये नियम कहीं खास मोटा तौर पे लिखा हुआ नहीं था, या यूं कह लीजिए ये लागू नहीं था अच्छे से, प्रॉपरली।
कहने के लिए तो ये नियम था, बट कभी भी बाढ़ आए, सूखा पड़े, उससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जमींदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसानों से वो लोग ले ही लेते थे। क्लियर है? तो चंपारण के विक्ट्री के बाद गांधी जी से बहुतों का उम्मीद जुड़ गया, बहुत सारे किसानों का। गांधी गुजरात के थे, आप सभी जानते हैं। तो खेरा के किसान भी एक प्रॉब्लम को झेल रहे थे 1918 में, और 1918 का जो ये प्रॉब्लम है, खेरा के किसान क्यों झेल रहे थे, तो ये था कि उन लोगों का भी सूखा पड़ गया था। खेरा में उस साल लगभग 17-18 में सूखा पड़ गया था, और किसानों का जो उपज था वो 1/4 से कम हुआ था, बहुत कम उपज हुआ था। क्लियर है? तो नियम के अनुसार, ब्रिटिश सरकार के नियम के अनुसार इस साल किसी को टैक्स, मतलब सबका टैक्स क्या हो जाता, माफ हो जाता, बट ये नियम लागू तो होता नहीं था, बस बोलने के लिए नियम था। तो सरकार टैक्स मांग रही थी। क्लियर है? सरकार खेरा के किसानों से सरकार टैक्स मांग रही थी। तो जब सरकार टैक्स मांगना शुरू की, खेरा के किसान दौड़े दौड़े कहाँ चले गए? खेरा के किसान दौड़े दौड़े गए गांधी जी के पास, और गांधी जी से क्या बोले कि देखिए, नियम कहता है कि अगर किसी साल किसी कारणवश सूखा पड़ने से या बाढ़ आने से अगर 25% टोटल उत्पाद का 25% यानी बहुत कम उत्पादन हुआ हो किसी साल, नॉर्मल उत्पाद का, नॉर्मल प्रोडक्शन का, तो फिर माफ कर दिया जाएगा कर्ज। बट ब्रिटिश सरकार हम लोगों से जबरदस्ती मांग रही है, ऐसा गांधी जी से खेरा के किसान कंप्लेन करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि काम कीजिए, एक एक करके जो मेरे पास आ रहे हैं आप लोग, एक ग्रुप बना लीजिए। क्लियर है? गांधी जी क्या कहते हैं कि एक एक करके मेरे पास आप लोग आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, और उसके बाद हम लोग इस मुद्दा पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है? तो हुआ कि ठीक है, बढ़िया बात है। अब देखिए, किसानों का ग्रुप होता है क्या? नहीं होता है। फार्मर यूनियन मतलब इधर, मतलब अभी हरियाणा ये सब में बना है, बट पहले किसान अपना अपना काम में ही बिजी रहते थे। बहुत सारा काम होता है ना, और बहुत मेहनत का काम है, तो यहाँ पे नेतागिरी करने का समय किसानों को रहता ही नहीं था। इस वजह से ग्रुप उन लोगों का कुछ खास होता ही नहीं था। तो ये लोग चले गए, खेरा वाले कहाँ चले गए? तो खेरा वाले चले गए ग्रुप बनाने। अब इसी बीच में अहमदाबाद में एक कांड हुआ। अहमदाबाद में कांड क्या हुआ कि हमेशा प्लेग आते रहता था। ठीक है? तो प्लेग आते रहता था, तो उस समय में कुछ कुछ बोनस मिलता था। प्लेग के आने, प्लेग बीमारी समझ लीजिए एक तरीके से, तो बीमारी के आने के वजह से अगर कहीं पे कोई मजदूरी कर रहा हो, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो या कोई मिल में काम कर रहा हो, है ना, कपड़ा का फैक्ट्री मिल कह सकते हैं, तो उसको मजदूरी तो मतलब नॉर्मल पेमेंट तो मिलता ही था, उसके अलावा और एक्स्ट्रा पेमेंट भी बोनस के तौर पर मिलता था, क्योंकि तबीयत खराब रह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई सारे कारणों से एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता था। तो अहमदाबाद में यही सब चल रहा था। क्या चल रहा था? अभी किसानों का एंट्री नहीं है, किसान चले गए, खेरा वाले ग्रुप बनाने गए हुए हैं। अब अहमदाबाद को समझते हैं। अहमदाबाद में मिल में काम करने वाले मजदूर जो थे, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये था कि प्लेग आया था। प्लेग के आने के वजह से मिल ओनर्स इन लोगों को कुछ बोनस दे रहे थे, 20%। यहाँ पे देखिए 20% के लमसम बोनस इन लोगों को मिलता था, मगर शुरुआती दिनों में देखिएगा, नहीं, प्लेग आया था तो 50% बोनस मिलता था, लगभग 50%, 35 से 50% के बीच में बोनस मिलता था प्लेग जब था तब। ठीक है? तो क्या प्लेग के तुरंत बाद, मान के चलिए आज प्लेग खत्म हो गया, कोरोना महामारी आज खत्म हो गया, तो क्या इससे तुरंत स्थिति नॉर्मल हो जाती है? ऐसी बात नहीं है। तो मजदूर तो बेचारे प्लेग से परेशान थे, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता था वो सब प्लेग के बीमारी को ही सॉल्व करने में चला गया। तो मजदूर ऐसा बोले कि भले ही प्लेग खत्म हो गया, मगर अभी भी कुछ महीना हम लोगों को बोनस मिलना चाहिए। तो अहमदाबाद मिल के डिफरेंट ऑनर्स, कई सारे जो मालिक थे, वो लोग कहे, अहमदाबाद में जितने भी मिल ऑनर्स थे, तो वो लोग कहे कि भाई अब किस बात का हम तुम लोग को बोनस दें, अब बोनस नहीं देंगे। ठीक है? तो मजदूरों ने कहा कि ऐसा थोड़े होता है, प्लेग से निपटने के लिए आप लोग पैसा दिए थे, तो सारा तो प्लेगे में खर्च हो गया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा दीजिए ताकि हम लोग स्टेबल हो सके, थोड़े दिन तो एक्स्ट्रा दे दीजिए, थोड़ा महीना।
तो मिल वाले लोग बोले कि नहीं देंगे। तो तब क्या हुआ, तब हुआ ये कि थोड़ा देखिए, अब मजदूर जो है उसी से मिल चल रहा है, और मजदूरों का क्या होता है, यूनियन होता है, हमेशा से रहा है मजदूरों का यूनियन। तो मजदूरों का यूनियन होता है। किसान कहाँ चले गए, ग्रुप बनाने चले गए, उनका ग्रुप नहीं था बट इन लोगों का यूनियन था। तो ये लोग बोले कि भाई ऐसे करोगे, हड़ताल कर देंगे, हो जाएगा, सारा मिलर बना हुआ निकल जाएगा। तो अहमदाबाद के मिलर हड़ताल करने का जब सोचे तो क्या हुआ कि अंबालाल साराभाई, ये लोग मिलर थे, तो अंबालाल साराभाई एंड कंपनी जो मिलर लोग थे वो लोग बोले कि हम देखिएगा, ये लोग बोले मजदूर लोग बोले कि हड़ताल कर देंगे, नहीं तो 50% बोनस हमको देते रहिए और कुछ महीना तक देते रहिए 50% बोनस। ऐसा कौन बोला, ये मजदूर सब बोला कि 50% बोनस हमको देते रहिए, अभी कुछ महीना तक देते रहिए, जब तक कि स्टेबल लाइफ ना हो जाए, और नहीं तो हम लोग हड़ताल कर देंगे। हड़ताल के डर से और मिल के बंद होने के डर से मिल मालिक, एग्जाम्पल में अंबालाल साराभाई, क्योंकि इन्हीं की बहन जो है विभीषण बन गई थी, मतलब इन्हीं की बहन क्या की थी, मजदूरों का और गांधी जी का सपोर्ट की थी। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन, ठीक है। और बाकी सभी मिलर कहे, मिल के बंद होने के डर से कि देखिए 50% हम बोनस तो नहीं देंगे, बट 20% बोनस हम देने के लिए तैयार हैं। आप लोग मिल छोड़ के मत जाइए, 20% बोनस हम आगे भी देते रहेंगे। मजदूर मानने को तैयार नहीं थे, तो ये लोग भी मानने को तैयार नहीं थे कि अब इससे ज्यादा तो हम नहीं दे सकते हैं, रहना है तो रहो, नहीं तो मिल बंद करो, जाओ। तब हुआ क्या, तब गांधी जी से ये लोग मिले और गांधी जी बोले कि भाई ठीक है, हम लोग मिलजुल करके, गांधी जी बोले मजदूरों को कि इतना ज्यादा 50% मत मांगिए, 50 की जगह आप लोग 35% बोनस मांगिए। तो 35% बोनस ये लोग मजदूर लोग बोले कि ठीक है 35% ही मांग लेते हैं। और तब मजदूर लोग अगली बार जो डिमांड किए गांधी जी के साथ मिल करके, वो डिमांड किए 35% का। और तब क्या हुआ, एक ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। ट्रिब्यूनल मतलब होता है एक छोटा सा कोर्ट जैसा समझ लीजिए, सेमी जुडिशियल बॉडी है ना, माने अर्ध न्यायिक संस्था, ठीक है। और वो विचार करने के लिए उसको दिया गया कि क्या 35% तक जायज है, क्योंकि अंबालाल साराभाई यानी मिलर लोग क्या कह रहे थे कि 20% देंगे। पहले तो ये लोग 50 मांग रहा था, मगर उसके बाद गांधी जी के कहने पे 35% मांगा। तो हुआ कि क्या इतना जायज है, तो हुआ कि ट्रिब्यूनल बताएगा, चलो। तो ट्रिब्यूनल में केस गया, सारे के सारे मजदूर परेशान कि मतलब वकालत उन लोग को थोड़े आता है, बट उनके पास गांधी जी थे। गांधी जी बोले हम मैनेज कर लेंगे। और केस किसके हाथ में गया, किसके हक में गया, तो गांधी जी और मजदूरों के हक में गया। और अल्टीमेटली खेड़ा सत्याग्रह में 35% बोनस मजदूरों को देना पड़ा। मतलब मिलर्स मजदूरों को कितना पैसा दिए, कितना परसेंट बोनस दिए, 35%, कुछ महीना और के लिए, ठीक है। तो ये गांधी जी की दूसरी जीत हुई। कौन सा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। पहले कौन मिलने गया था, खेड़ा के किसान मिलने गए थे, बट खेड़ा के किसानों के पास कोई ग्रुपिंग था ही नहीं, तो वो लोग ग्रुप बनाने चले गए। और तब तक गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या कर लिए, फंसे हुए थे, और मिल स्ट्राइक में फंसे हुए थे, और वो उसको सॉल्व भी कर दिए। अच्छा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में एक चीज जो देखने को मिला, जो कि बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग, गांधी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहली बार ये भूख हड़ताल पे बैठे। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो गांधी का हुआ भारत में आपके, वो अहमदाबाद में ही हुआ। यानी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ये वाला मिल स्ट्राइक में ये क्या किए, MEAL, मील मतलब भोजन होता है, मील खाना छोड़ दिए। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी का कौन था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। तो अब आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक खत्म हो गया। तो अब एक और वीडियो बना करके उसमें हम खेड़ा सत्याग्रह बनाते, या इसी में कंप्लीट कर देते हैं खेड़ा सत्याग्रह भी। रुक जाइएगा 2 मिनट। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कंप्लीट। अब इधर जो है किसानों का जो संस्था था, मैंने किसानों का तो ग्रुप था नहीं, तो किसान सब ग्रुप बनाने गया हुआ था खेड़ा वाला। अब वो लोग एक ग्रुप बना लिया, और सिर्फ खेड़ा के ही किसानों को नहीं, गुजरात के सभी किसानों को इनवाइट किया कि भाई आओ सब लोग मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं।
अब यही ग्रुपिंग बनाने में थोड़ा लेट हो गया और खेरा सत्याग्रह चला गया सितंबर तक, जबकि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मार्च 1918 में ही हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। तो किसानों ने क्या किया, एक संस्था बनाया जिसमें किसान लोग बहुत सारे आए थे और कुछ किसान नेता भी आए थे, तो उनको हम लोग देखेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोग को क्या आप लोगों को वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है और अगर आप लोग को वीडियो सही लग रहा है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए आप 2-4 प्यारा कमेंट भी कर सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जो अगर आपको अच्छा लग रहा हो कुछ तो फिर अब हम क्या करें, आगे देखते हैं। खेरा सत्याग्रह, तो इन लोगों का ग्रुप जो बना उसका ये लोग नाम क्या रखा किसान लोग, गुजरात सभा। गुजरात सभा इसका नाम पड़ गया। और उसके बाद ये लोग क्या किया आप खुद बताइए। तो गुजरात सभा के अध्यक्ष बना दिया गया। ये ग्रुप है, किसानों का ग्रुप है, पूरे गुजरात के किसान लोग आए, कुछ गुजरात के नेता भी आए थे गुजरात सभा में। और ये जो ग्रुप है इसमें किसान सारे आए और इसका प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया, इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया गांधी जी को। तो आपसे पूछेगा गुजरात सभा किससे रिलेटेड है, तो खेरा सत्याग्रह से। गुजरात सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, गांधी जी थे। गांधी जी बोले कि हाँ चलिए अब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वही उसी प्रॉब्लम पे फिर क्या बोला गया कि भाई खेरा के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको खत्म किया जाए। अन्याय आखिर खेरा के किसानों के साथ क्या क्या हुआ। तो पहला तो नियम ये था कि अगर कम अनाज हुआ है तो कर माफ किया जाएगा। यहाँ तो कर माफ यानी टैक्स को माफ नहीं किया, उसके बदले कुर्की जब्ती कर लिया, टॉर्चर भी किया किसानों को, उनका प्रॉपर्टी छीन लिया और बोला क्या कि तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो कुर्की जब्ती कर लेंगे, और किया भी। ठीक है, तो गांधी जी बोले कि ये सब ड्रामा नहीं करना है। गांधी जी क्या बोले कि मेरा बात मानिए, आप लोग क्या कीजिए, जो किसान अमीर है यानी जो दे सकता है स्वेच्छा पे डिपेंड करवा दीजिए, मतलब पर्सनल वो देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता है उसके पास नहीं है तो ना दे। ठीक है, और ये अमीर देना चाहता है तो दे, नहीं अगर गरीब है नहीं देना चाहता है, नहीं है पैसा तो ना दे, क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ है। दूसरी बात, जिसका जिसका आप लोग कुर्की जब्ती किए हैं, कुर्की जब्ती का मतलब होता है छीन लेना, सारा सामान जब्त कर लेना, घर जमीन ये सब गाय भैंस सब जब्त कर लिया था किसानों का, तो उन लोगों का सामान आप लोग वापस कर दीजिए। अब गांधी जी जो है वो अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किए थे और उस समय 18 में आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में खत्म हुआ है ना, 1918 में खत्म हुआ नहीं है, मतलब लेट से। तो उस समय तक ले क्या हुआ, गांधी जी का उस समय फिर से अंग्रेज बात मान लिए और बोले कि ठीक है खेरा के सभी किसानों का कर हम लोग माफ करते हैं। क्या क्लियर है? और इस तरीके से गांधी जी की ये तीसरी जीत साबित हुई। तो यहाँ पे आपका खेरा सत्याग्रह भी कंप्लीट होता है। अच्छा, गुजरात सभा में और कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो एक तो आपके वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, और एक गुजराती रूलर ही थे, लीडर ही थे, उनका नाम था इंदुलाल याग्निक। नाम क्या था? इंदुलाल याग्निक। ये नाम याद रखिएगा, पूछा है ये यूपीएससी में। तो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ये लोग भी इस गुजरात सभा में आए हुए थे और किसानों को प्रण दिलवा रहे थे कि कोई किसान, खेरा का कोई किसान नहीं देगा कर। ठीक है, मतलब वादा ले रहे थे, एक तरीके से शपथ दिलवा रहे थे। ठीक है, ये लोग भी बड़े जोर शोर से पूरा खेरा सत्याग्रह आंदोलन जो था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, खेरा सत्याग्रह कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अब यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल का प्लेलिस्ट देखिए, सारा देख करके कंक्लूड कीजिए कि क्या मतलब चैनल को प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर चैनल प्रमोट करने लायक लगता है तो सपोर्ट कीजिए, अगर सही कंटेंट मिल रहा है तो बिना टाइम पास के। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मतलब चैनल को प्रमोट करें या कम से कम फालतू बात करके जितना कंटेंट है वही देते रहें। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।